गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लॉकडाउन की वजह से क्लास 11th का अभी तक तो बैच स्टार्ट हो गया रहा था, 2-3 बैच, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी तक बैच स्टार्ट नहीं किए थे। तो आज से हम लोग ऑनलाइन आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी समर्पण में बच्चे लॉकडाउन के बाद ज्वाइन करेंगे, हम देखें कि उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फायदा दिया जाए, इसलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा। अभी 11 के लिए हम लोग के पास पूरा टाइम है। बैच आराम से हम लोग मई जून में भी स्टार्ट करेंगे, तब भी हम आराम से पूरे सिलेबस को टाइम पे खत्म कर लेंगे। वीक ऑफ को कैंसिल किया जाएगा आप लोग के, और ऑनलाइन में भी हम जो पढ़ाएंगे, मेरे समझ से आप लोग को उसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा। अच्छे से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। समर्पण क्लासेस की तरफ से आज हम फिजिक्स का ऑनलाइन में सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहे हैं, और पर डे आप लोग को डीबीपी वगैरह डाउट ऐप पे समर्पण के मिल जाएगा, या आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे जिसमें हम पर डे आप लोग का डीपीपी वगैरह हम डाल दिया करेंगे। उसमें भी जो डाउट्स आएंगे आप लोगों को डीपीपी वगैरह में भी, उसको आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा। फिर नेक्स्ट डे हम वीडियो बना करके उसको भेज देंगे। आपको बता दें बाबू कि 11th में सबसे पहले जब बच्चा क्लास में आता है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले टीचर बेसिक बात बताते हैं साइंस की साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में टीचर बताते हैं कि साइंस एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है। साइंस एक लैटिन वर्ड साइंसिया से आया है, जिसका मतलब होता है नो, यानी कि जानना, नॉलेज। मतलब कि साइंस एक ऐसा नॉलेज है, साइंस एक ऐसा ज्ञान है जो किसी घटना को ऑब्जर्व करने में या किसी एक्सपेरिमेंट को करने में मदद करता है, साइंस कहलाता है। साइंस को मेनली दो भाग में बांटा गया। एक साइंस को मेनली हम लोग दो भाग में बांट करके पढ़े। एक को बोला गया फिजिकल साइंस और एक को बोला गया बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के बारे में बच्चों बताया गया कि फिजिकल साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस के अंदर में जो हम लोग को पढ़ना होता है, फिजिकल साइंस के अंदर में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स वगैरह जो आता है, एक तरह से मोटा मोटी जो बताया जाता है कि फिजिक्स वगैरह जो है वो फिजिकल साइंस का पार्ट है। तो आज हम लोग सबसे पहले फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर ये फिजिक्स है क्या। तो सबसे पहले बता दें कि फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फोसिस से आया है। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फोसिस से आया है, जिस वर्ड का मतलब होता है नेचर। फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फोसिस से आया है, जिस वर्ड का मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब की प्रकृति। फिर कहा जाता है कि फिजिक्स एक तरह से फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है। फिजिक्स एक तरह से फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है, जिसके अंदर में हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर में हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। इसमें तो मेरे समझ में कोई डाउट नहीं होगा। तो फिजिक्स को ही दो भाग में बांटा गया। एक फिजिक्स को बोला गया बच्चे क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोला गया? क्लासिकल फिजिक्स। और एक को बोला गया मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया गया कि क्लासिकल फिजिक्स हमारे फिजिक्स का एक वैसा ब्रांच है जिसका खोज 1900 क्लासिकल फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच बताया गया कि जिसका खोज 1900 एडी के पहले हुआ था। और मॉडर्न फिजिक्स वैसे फिजिक्स को बोला गया जिसका खोज 1900 एडी के बाद से लेकर आज तक हो रहा है। इसको बोला गया मॉडर्न फिजिक्स और इसको बोला गया क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में ही आज से हम लोग पढ़ाई को भी स्टार्ट करेंगे। मतलब आज से जो आपका सिलेबस हम 11 का शुरू करने जा रहे हैं, वो किसके अंदर में? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर में। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कोई पूछेगा कि आपका टीचर भाई फिजिक्स शुरू किया तो फिजिक्स है क्या? तो आप फिजिक्स के बारे में बताओ कि फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड फोसिस से बन के आया, जिस फोसिस का मतलब होता है नेचर। मतलब कि फिजिक्स फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर में हम नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, उसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है, क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स वैसे फिजिक्स को बोला गया जिसका खोज 1900 एडी के पहले हुआ था, और मॉडर्न फिजिक्स वैसे फिजिक्स को बोला गया जिसका खोज 1900 एडी के बाद से आज तक होते आ रहा है। और आज जो हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा
वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो आज हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बच्चे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला टॉपिक आप बनाओगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला टॉपिक बच्चे बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो सिंपल भाषा में हम बताएंगे ऐसे। देखो थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या फिजिकल क्वांटिटी का होता है कि द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। द क्वांटिटी in terms of which laws of physics can be represented and which can be measured is said to be physical quantity। मतलब बोला गया कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ये है किताबी बात। लेकिन अभी जो हम लोग काम का बात है उसको हम सिंपली इतना दिमाग में रखो, सिंपल भाषा में इसको याद रखो कि कोई पूछे कि बच्चे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो हम जवाब देंगे कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में हो रहा है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। सिंपल भाषा में हम क्या बोल रहे हैं, दिमाग में सेट करो कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में हो रहा है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी को भी दो पार्ट में बांटा गया। एक को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को बोला गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को बोला गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई बोलेगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो आप जवाब देना कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, जो इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और कोई बोलेगा कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो हम जवाब देंगे कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल के मदद से बनता है, जो फंडामेंटल के मदद से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आपको नॉलेज के लिए बता दें कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल 7 होते हैं। पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली 7 होते हैं। आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बता रहे हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल, आपको फिर से बोल दिए कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूरे फिजिक्स में मेनली कितना होता है, 7। तो पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करंट इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, छठा लुमिनस इंटेंसिटी, सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली 7 है। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास को शॉर्ट में एम से, अब बाद में इसको डायमेंशन में चर्चा करेंगे। पहले मेनली आप इतना ही नोट कर लो कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो मेनली 7 है और ड्राइव्ड फिजिक्स, इसके अलावा ये 7 के अलावा और जो भी क्वांटिटी आपको फिजिक्स में सुने हैं, जो 9th में आप पढ़े, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, मोमेंटम वगैरह वगैरह, जो भी आप पढ़े हैं वो सब ड्राइव्ड में आता है। ड्राइव्ड को देख लीजिए कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हम लिए स्पीड,
तो स्पीड बनता कैसे है? तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो बता, स्पीड बना डिस्टेंस और टाइम के मदद से। टाइम क्या है? फंडामेंटल। टाइम क्या है? फंडामेंटल। तो देखो कहीं ना कहीं स्पीड को लिखने में टाइम का यूज आएगा, मतलब फंडामेंटल का यूज आएगा। तो इसका मतलब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल के मदद से बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पीड के बाद बात करें जैसे वेलोसिटी की। किसकी बात करें? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बच्चे होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फिर देखो टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मतलब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसके मदद से बनेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से। मान लो जैसे फोर्स, तो फोर्स क्या लिखते हैं? मास गुने एक्सेलरेशन। तो मास गुने एक्सेलरेशन, तो मास क्या है? फंडामेंटल है। तो सिंपल आप दिमाग में सेट कर लो कि पूरे फिजिक्स में ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। और ये 7 के अलावा फिजिक्स में तुम जितने क्वांटिटी को यूज करोगे वो सब ड्राइव्ड होगा। क्या होगा? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से ही बनता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात नॉलेज के लिए यहां बता दें कि आगे चलकर हम इसको बताएंगे कि फिजिक्स में 2 कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं। ये 7 फंडामेंटल के अलावा फिजिक्स में 2 कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं एंगल और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। एक को बोलते हैं एंगल और दूसरे को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये 7 फंडामेंटल, 2 कंप्लीमेंट्री फंडामेंटल और उसके अलावा जो भी सब होता है सब ड्राइव्ड होता है। जो भी तुम्हारे दिमाग में है सारा ड्राइव्ड होगा। चलो इसको नोट कर लो पहले। उतने पढ़ा रुक गया ना। अब बच्चे और डायमेंशन सीखते हैं। मेन सिलेबस यही है तुम्हारा, मेन सिलेबस यही है डायमेंशन। हल्के में इसको नहीं लेना है, पहला लेक्चर है। फिर भी आपको बता दें कि आईआईटी जेईई में और नीट में डायमेंशन से हर साल लगभग एक क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए आप समझ लो कि आपका आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस यहां शुरू हो गया। इसको इतना अच्छे से सिखाएंगे कि आपको डायमेंशन निकालने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन होता क्या है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि डायमेंशन के बारे में बताया जाता है क्या कि किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का पावर जो होता है, एक मोटा मोटी सिंपल भाषा में समझो कि किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो पावर होता है वही एक तरह से उसका डायमेंशन कहलाता है। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को पावर के रूप में एक्सप्लेन करना ही डायमेंशन कहलाता है। हम डायमेंशन बनाने के लिए आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप बता दें कि आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं कि पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली कितना होता है? 7। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली 7 होता है। कौन कौन होता है? जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, amount of substance, luminous intensity, amount of substance। मतलब पूरे फिजिक्स में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली यही 7 होते हैं और इसी सातों के मदद से हम डायमेंशन आपको सिखाएंगे। गौर से देखिए, मास को शॉर्ट में m लिखते हैं। क्या लिखते हैं? m। लेंथ को शॉर्ट में l, टाइम को शॉर्ट में t, करंट इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट में लिखते हैं I या A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को शॉर्ट में लिखते हैं K, केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी को शॉर्ट में लिखते हैं कैंडेला होता है, CD से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है शॉर्ट में MOL बोलते हैं। फिर से देख लो, मास को क्या बोलते हैं बच्चे? m, लेंथ को l, टाइम को t, करंट इलेक्ट्रिसिटी को I और A, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को K, लुमिनस इंटेंसिटी को CD
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बोलते हैं मोल। मोल बोलते हैं, इसको कैंडिला बोलते हैं, शॉर्ट में सीडी लिखते हैं, इसको केल्विन बोलते हैं, शॉर्ट में के लिखते हैं, इसको एम्पियर बोलते हैं, शॉर्ट में ए लिखते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। बात को यहां से गौर से देखना अच्छे से कि फिलहाल अभी जो हमें डायमेंशन बनाना है, वो मेनली MLT के मदद से बनाना है। किसके मदद से? MLT के मदद से। मतलब कि कोई कुछ भी लिखेगा हमें MLT लिखना है, कोई कुछ भी लिखेगा हमें क्या लिखना है? MLT तीनों लिखना है। कैसे? उसके एक चीज और, ये बात बचपन में मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया होगा कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी का भी अगर पावर 0 होगा तो उसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगा? 1। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, पावर 0 तो वैल्यू क्या होगा? 1। उसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे जो बताना है सुनना। सबसे पहले ऐसे मान लो मास लिखा हुआ है, तो मास m, मास में तो केवल m है। हमने बोला कि डायमेंशन बनाने के लिए तुम्हें m, l और t तीनों लिखना है। क्या लिखना है? m, l और t। तो बच्चे को मन में आएगा कि सर आप ये क्या बोल रहे हो कि m, l, t तीनों लिखना है? मास में तो केवल m है, मास में केवल क्या है? m। लेकिन हमने बोला कि m, l, t तीनों लिखो। तो मैथ साइंस का स्टूडेंट इतना दिमाग लगा लेगा कि सर मास है तो चलो भाई ऐसा लिख लो कि m का पावर 1, लेकिन m में l नहीं है तो l का पावर 0 तो लिख सकते हैं, और m में t नहीं है तो t का पावर 0 तो लिख सकते हैं। पावर में 0 लगा देने से उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे 1 1 और m, तो फिर ये m हो जाएगा। जैसे मान लो लेंथ में बच्चे केवल क्या है? l, तो l है, लेंथ में m तो नहीं है, लेकिन हमें m, l, t तीनों के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डायमेंशन किसके मदद से बनेगा? m, l और t के मदद से। तो यहां हम लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर 0। मतलब यहां पर कि l है तो l का पावर 1, t और m नहीं है, पावर 0 कर दिए, ये 1 1 गुना करेंगे फिर l हो जाएगा। मतलब जैसे ये है वैसे ये है, मतलब सेम है, अंतर है कि ये m, l, t के फॉर्म में है। वैसे बच्चे t के बारे में खुद बोल सकते हो कि m नहीं है तो m का पावर 0, l नहीं है तो l का पावर 0 और t है तो t का पावर 1। वैसे यहाँ a को अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे m का पावर 0, l का पावर 0, t भी नहीं है तो t का पावर 0, i और a जो मन करेगा उसको लिख करके पावर में 1 लगा देंगे। k तो यहाँ पर भी लिख लेंगे m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 और k का पावर 1। किसी बच्चे के मन में आएगा सर यहाँ a नहीं है, t का पावर 0 लिखो ना बच्चे, क्योंकि डायमेंशन में केवल m, l, t यूज करना है। रूल कहता है कि केवल m, l, t यूज करना है, तो हम m, l, t यूज किए, उसके बाद जो है उसको लिख दिए। फिर cd है तो m, l, t के फॉर्म में लिखना है, तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 और cd का पावर 1। समझ में आ रहा होगा? और ऐसे mol है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0 और mol का पावर 1। तो कैसे पहले mlt के फॉर्म में लिखते हैं, ये आपको लिखने आ गया। mlt के फॉर्म में कैसे लिखते हैं पहले ये आपको लिखने आ गया। आप आराम से पर इसको नोट कर लीजिए, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए पहले। अब बात करते हैं कि डायमेंशन बनाना है, तो हम रफ वाले कुछ लिख लेते हैं। देखो हमने 3 बात लिखा, तुमको समझाने के लिए तो बस ध्यान से देखो कि अभी कोई कुछ भी बोलेगा, हमको जो मेनली अभी डायमेंशन बनाना है वह किसके मदद से बनाना है? तो m, l और t के मदद से बनाना है। किसके मदद से? m, l और t के मदद से। सबसे पहले तुम गौर करो कि m, l, t के मदद से बनाना है। मास लिखा होगा तो उसके जगह पर क्या लिख देना है? m। सिंपल बात है, एकदम दिमाग में सेट कर लो बच्चे कि मास लिखा हो तो उसके जगह पर क्या लिख देना है? m। टाइम लिखा हो तो उसके जगह पर क्या लिख देना है? t। और बाकी डिस्टेंस के संबंध में दूरी के संबंध में कुछ भी लिखा हो तो उसके जगह पर हमें l लिख देना है। फिर से बोल रहे हैं, सुन लो कि लिखना बस यही 3 है। मास लिखा होगा तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे? m।
टाइम लिखा होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे टी, और दूरी के संबंध में, डिस्टेंस के संबंध में कुछ भी लिखा होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे एल। लिखना बस यही है एम एल और टी। सबसे पहले यहां स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एरिया, तो हर एक बच्चा जानता है एरिया क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो हमने बोला कि मास हो तो m लिखना, टाइम हो तो t लिखना, बाकी डिस्टेंस के संबंध में कुछ भी हो तो क्या लिखना है l। तो कॉमन सेंस लगा ले, लेंथ लंबाई मान लो और ब्रेथ चौड़ाई मान लो, तो ये भी एक तरीके का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस है तो इसके जगह पर भी l और इसके जगह पर भी l, तो ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर। मतलब हमने पहला डायमेंशन सीखा कि एरिया का डायमेंशन क्या होगा l स्क्वायर। और पहले हम mlt के फॉर्म में लिखना सिखाए थे कि बुक में mlt के फॉर्म में भी लिखा होता है। तो लेंथ में तो केवल l है, m नहीं है, तो m का पावर 0, l है तो l कितना है, l का पावर 2 है तो 2, और t नहीं है तो t का पावर 0। और हमेशा डायमेंशन को इस ब्रैकेट के अंदर में ही लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। और ये आगे देखो, एरिया के बाद आता है मान लो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ के जगह पर क्या लिखेंगे l, ब्रेथ के जगह पर क्या लिखेंगे l, और हाइट के जगह पर क्या लिखेंगे l। क्यों, क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस है, तो ये क्या हो गया l3। इसको भी m एंड t में अगर सजाना चाहे बच्चे तो कैसे से लिखेंगे, m नहीं है तो m का पावर 0, l है तो l का पावर 3, और t नहीं है तो t का पावर 0। इसमें कोई डाउट। अब बात करते हैं क्या, जैसे मान लो तीसरा, जैसे स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दूरी हुआ तो डिस्टेंस के जगह पर सिखा रखे हैं कि l रखना है तो l, टाइम के जगह पर t। अच्छा ये तो आपको बचपन से पहले पता होगा कि नीचे में अगर पावर प्लस होता है तो ऊपर ले जाने पे पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया lt इनवर्स, क्या हो गया lt इनवर्स। मतलब स्पीड का डायमेंशन हो गया आपका lt इनवर्स। इसमें कोई डाउट। अब इसको mlt में अगर सजाना चाहे तो m नहीं है तो m का पावर 0, l है तो l का पावर 1, और t है और t का पावर -1 गिवन। इस टाइप से करके हम लिख सकते हैं। अब मान लो कि जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्टेंस बड़ा रास्ता होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लेकिन है तो ये भी दूरी। तो l टाइम की जगह पर t, पावर 1 ऊपर ले गए lt इनवर्स हो गया। अब mlt में तो सजाने आ गया, नहीं डायरेक्ट ऐसे छोड़ो। अब mlt में क्या सजाए बार बार, अब डायरेक्ट भी लिखोगे फिर भी आएगा। एक तरीका हमने सिखाया था mlt में, ऐसे डायरेक्ट भी लिखोगे कि वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होगा, कितना lt इनवर्स। इसमें कोई डाउट। अब मान लो जैसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने कितना निकाला lt इनवर्स, तो यहां पुट कर देंगे। तो lt इनवर्स टाइम की जगह पर क्या रखेंगे t, तो t का पावर 1 ऊपर जाके एक और -1, तो -1 -1 -2, तो ये हो जाएगा lt का पावर -2। इस टाइप से करके हम डायमेंशन को बना सकते हैं। जैसे मान लो कि लिखे कोई फोर्स, पहले इसको आप लो, यहां तक मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। आगे जैसे हम लिख रहे हैं यहां तक तो पहले आप लोग नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। फोर्स इक्वल टू बच्चे होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के जगह पर m और एक्सेलरेशन के जगह पर lt इनवर्स 2। तो फोर्स का क्या हो जाएगा mlt इनवर्स 2। मतलब याद रखो कि फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा mlt इनवर्स 2। इसमें कोई डाउट। वैसे ही मान लो कोई लिखता है टर्क। अब ये मत पूछना कि सर फोर्स क्या है टर्क क्या है, डायमेंशन में पूरे 11th 12th के फिजिक्स का यूज आता है।
जैसे जैसे हम चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे अपने आप क्लियर होगा। अभी बस हमें इतना ही से मतलब रखना है कि कोई अगर फार्मूला लिख करके दे तो हमें उसका डायमेंशन निकालने आना चाहिए। जैसे मान लो टर्क, तो टर्क इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का बच्चे क्या है, mlt माइनस 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कोई तरीके कोई ना कोई डिस्टेंस है तो l, तो क्या हो गया ml स्क्वायर t माइनस 2। मान लो लिखे पावर, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क बाय टाइम। पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क बाय टाइम। तो वर्क के लिए तो रुक जाए, इससे अच्छा एक बार वर्क का बना ले फिर पावर का बनाना। वर्क का क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या बच्चे लिखेंगे, फोर्स का आपने निकाला है यहाँ पे क्या आया है ml t इनवर्स 2 और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा l, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। इसमें कोई डाउट, ml स्क्वायर t माइनस 2। वर्क के बाद पावर का निकालते हैं, तो पावर का हमने क्या बताया, पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो बच्चे अभी वर्क का क्या निकाला है हमने, ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2, टाइम की जगह पर t, तो t का पावर 1 ऊपर जाके एक और माइनस 1, तो क्या हो जाएगा पावर का ml स्क्वायर t माइनस 3। इस टाइप से अगर आपको कोई फार्मूला लिख करके दे तो अब तो मेरे समझ से डायमेंशन निकालने आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको डायमेंशन में अभी हम पढ़ा रहे हैं कि एक दो लेक्चर जब हम पढ़ा देंगे तब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा। अभी बहुत सारा बात डायमेंशन में सीखना है, अभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करिएगा। अभी क्वेश्चन इतना पढ़ाने से सॉल्व नहीं होगा। अभी एक दो क्लास और पढ़ा लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो जेईई का, नीट का, जो प्रीवियस ईयर है सब हम क्लास में भी करवाएंगे, आपको एकदम अच्छे से बनेगा। पहले मेरे समझ से इतना में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना को नोट कर लीजिए पहले बच्चे। अब देखो मेन बात तुमको जो हम बता रहे दिमाग में रखना कि मेन तुम तीन बात याद रखना कि मास रहे तो उसके जगह डायमेंशन में क्या लिखेंगे m, टाइम रहे तो t, और बाकी डिस्टेंस के संबंध में, दूरी के संबंध में कुछ भी रहे तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे l। मतलब याद रखना मेन बात जो बोल रहे हैं समरी याद रख कि मास रहे तो लिखना है m, टाइम रहे तो t, और बाकी डिस्टेंस के संबंध में, दूरी के संबंध में कुछ भी रहे तो क्या लिखना है m। और उसके अलावा अगर डायमेंशन स्पीड में बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है, दो तीन फार्मूला याद रख लो कि वेलोसिटी का डायमेंशन में तुरंत बताए हैं lt इनवर्स, एक्सेलरेशन का तुरंत बताए हैं अभी डायमेंशन lt इनवर्स 2, फोर्स का अभी तुरंत डायमेंशन बताए हैं mlt इनवर्स 2। मतलब कि वेलोसिटी का lt इनवर्स, एक्सेलरेशन का lt इनवर्स 2 और फोर्स का mlt इनवर्स 2। ये तीन बात और ये तीन बात अगर याद रखो तो कैसा भी कोई फार्मूला लिख के देगा तुम तुरंत उड़ा दोगे क्वेश्चन। जैसे हम ही कुछ लिखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस, जैसे मान लो किसी ने बोला कि कुछ डायमेंशंस बनाया जाए जो पढ़े हैं हम लोग बचपन से, जैसे मान लो मोमेंटम, तो मोमेंटम अगर लिखे तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चे जब मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी हुआ तो अभी हम इतना बात याद रखेंगे, तो मास का क्या हो जाएगा m और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा lt इनवर्स, तो क्या हो गया mlt इनवर्स। मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया mlt इनवर्स, इसमें कोई डाउट। अब मान लो जैसे कोई लिखता है मोमेंटम के अलावा कोई लिखता है जैसे मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब पूरे फिजिक्स का यूज हो रहा है, डरना मत। ये सब क्या है, ये क्या है इससे मतलब नहीं है, फार्मूला लिख रहे हैं उससे डायमेंशन बनता है कि नहीं ये मतलब है बस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना फिजिक्स से बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास के जगह पर m और डिस्टेंस का क्या होता है l स्क्वायर, तो ml स्क्वायर। तो बताओ अगर ये सब ध्यान में है तो फार्मूला कोई कुछ भी लिख के दे तो आराम से हम डायमेंशन बना सकते हैं। जो बताया आपका दिमाग में, फिर से हम बोल रहे हैं मेन बात याद रखो कि
संबंध में कुछ भी हो तो L वेलोसिटी का डायमेंशन इतना, एक्सेलरेशन का इतना, फोर्स का इतना याद रखेंगे। फिर कोई फार्मूला आगे लिख करके मिलेगा ही नहीं, पूरा फिजिक्स 11 12 का फिजिक्स का यूज होता है डायमेंशन में, हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट और बता देते हैं जगह पर कि इसको नोट कर लेना स्क्रीन को पॉज करके। उसके बाद 2 पॉइंट और हम बता देते हैं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायमेंशन का लिमिटेशन जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम कोई काम कर पाएंगे। तो डायमेंशन के लिमिटेशन में सबसे पहले हम बताएंगे कि ऑल द मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। हम जो बोल रहे हैं उसको लिखते भी चलना है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट हुआ, तुम्हारा हेडिंग बना लो पहले, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, अब हम पहला उसमें बोल रहे हैं कि ऑल द मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो वे बच्चा बोले, हम बोले कि मैथ का नंबर जैसे 1 2 3 4 डैश जो भी मैथ का नंबर है, तो हम बोल रहे हैं कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो वे बच्चा बोलेगा कि सर मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं क्यों नहीं होता है? साइंस के स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आएगा कि मैथ के नंबर का डायमेंशन क्यों नहीं होता है। तो हम बच्चे से पूछेंगे कि अभी हमने जो सिखाया डायमेंशन बनाना, तो मेनली किसके मदद से? तो m n और t की मदद से। अभी हमने जो तुम्हें डायमेंशन सिखाया वो मेनली किसके मदद से? तो m n और t के मदद से। तो डायमेंशन m n और t के मदद से बनता है। तो बता m n t और इस मैथ के नंबर में कोई रिलेशन तो नहीं है? ऐसा नियम नहीं है कि अगर 1 लिखेंगे मैथ में तो साथ में लगाना ही पड़ेगा, 10 लिखेंगे तो साथ में m लगाना ही पड़ेगा, 6 लिखेंगे तो t लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब कि मैथ के नंबर, मतलब कि इस मैथ के नंबर और MLT में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। मतलब मैथ्स का नंबर डायमेंशनलेस होगा। मतलब डायमेंशन में जहां भी मैथ का नंबर दिख जाए उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा। मतलब पहला नियम समझ में आ गया। पहला नियम रूल क्या हुआ कि ऑल द मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैथमेटिकल नंबर डायमेंशन क्यों नहीं होगा, तो आप उसे अच्छे से आंसर दो कि मैथ के नंबर का डायमेंशन इसलिए नहीं होगा कि मैथमेटिकल नंबर और MLT में कोई रिलेशन नहीं होता है। पहला डाउट क्लियर। अगला दूसरा हम बोल रहे हैं कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर डायमेंशनलेस। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है उसका डायमेंशन नहीं होगा। जैसे बच्चे भी आप पढ़े होइएगा ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h, tan थीटा p/d पढ़े होइएगा। और आपके मैथ वाले 10th वाले सर ने ऐसे पढ़ाया भी होगा कि थीटा एंगल जिस दो लाइन के साथ मिलकर बनता है, एक बेस और एक हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, या 90 डिग्री जिस दो लाइन के साथ मिलकर बना होता है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, बेस का मतलब ये हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, और हाइपोटेनस का मतलब ये हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी। मतलब ये सब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन l, तो l/l, 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 तो ये कट जाएगा सब और ये 1 1 हो जाएगा। फिर तो मैथ का ही नंबर आ गया। तो हमने तुरंत क्या पढ़ा है, मैथ के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है। तीसरा कहा जाता है कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड ड्यू टू रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड ड्यू टू रेशियो ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस। मतलब कहा जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम दो ठो सेम टाइप के क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा ड्राइव करेंगे, बनाएंगे, तो उसका भी डायमेंशन नहीं होगा। जैसे कि मान लो एंगल, तो एंगल बनता कैसे है, तो आर्क बाई रेडियस। आप 9th क्लास का सर्किल पढ़े होइएगा, मैथ वाले सर ने आपको पढ़ाया होगा। जैसे मान लो कि ये रेडियस है, तो मैथ वाले सर ने पढ़ाया होगा ये आर्क हुआ, ये आर्क हुआ। सर ने पढ़ाया होगा मेजर आर्क, माइनर आर्क, वहां सर ने ये फार्मूला पढ़ाया होगा, ये एंगल, तो एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। मतलब ये दूरी हमारा आर्क होगा, तो ये दूरी भी आर्क है और ये रेडियस है, मतलब ये दूरी रेडियस है। तो आर्क भी एक तरीके का डिस्टेंस है और रेडियस भी एक तरीके का डिस्टेंस है। तो इसका भी डायमेंशन l, इसका भी l, कट करके 1 हो गया। मतलब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि
एंगल एक फिजिक्स में यूज होने वाला क्वांटिटी है, मतलब एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है, और एंगल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बना कैसे, तो दो ठो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा। तो एंगल जब दो ठो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बना, तो देख लो दो ठो सेम टाइप का क्वांटिटी है, कैसे सेम, आर्क भी एक तरीके का डिस्टेंस है और रेडियस भी एक तरीके का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कट जाएगा, इसका भी डायमेंशन कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर दो ठो सेम टाइप के क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाया जाए तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। बच्चे आज पहला लेक्चर है, यहीं पे क्लास को छोड़ देते हैं। इसके आगे कल हम आएंगे तो ढेर सारा अच्छा क्वेश्चंस आप लोगों को डायमेंशन पे करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी और नीट्स में पूछे हुए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस तभी अच्छे से आपको समझ में आएंगे जब आज का पहला लेक्चर आप अच्छे से नोट्स बनाना बच्चे, और अच्छे से नोट्स बना करके उसको अच्छे से समझ करके रखना। और अगर कोई डाउट्स हो तो हम आप लोग क्लास को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, उसको भेजिएगा, फिर अगले दिन हम वो डाउट्स को वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और समर्पण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।